एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज़। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे नेपाल में जैन जी के हिंसक प्रदर्शन के बाद में जो सुशीला कार्की के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी, इसके सामने किस तरह की चुनौतियाँ होंगी और कैसे नेपाल को दोबारा स्थापित किया जाएगा। इन्हीं तमाम तो बात के लिए हमारे साथ खास सामान है नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव। उपेंद्र यादव जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी उपेंद्र यादव जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि नेपाल में जैन जी के हिंसक प्रदर्शन के बाद में जिस प्रकार से अब आंतरिक सरकार का एक ग्रुप दिया गया सुशीला कार्की के नेतृत्व में, किस तरह की चुनौतियाँ आप देखते हैं? इनके आगे दो तीन बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौतियां तो होगी कि उन राजनीतिक पार्टियों के साथ समन्वय करना। राजनीतिक पार्टियों के साथ समन्वय नहीं हुई तो चुनाव कराना मुश्किल होगा। दूसरा चुनौती है कि जिस संविधान के जिस आधार पे वो प्रधानमंत्री बनी है अंतरिम सरकार की, उसे कानूनी और संवैधानिक चुनौतियों का सुप्रीम कोर्ट में सामना करना। ये वैध है या नहीं है, ये लीगल है या नहीं है। तीसरी और जो चुनौती है, इनको चुनाव करवाना, तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना। ये 3-4 चुनौतियां आगे बहुत बड़ी है। इससे भी बड़ी चुनौतियां हैं जो जेएनजी के डिमांड है, वो डिमांड को ये पूरा कितना कर सकती है, क्योंकि ज्यादातर डिमांड जो है वो संविधान से संबंधित है और जब तक संविधान को संशोधन नहीं किया जाएगा, जेएनजी के जो मुद्दे हैं उन्हें संबोधन करना कठिन है। तो इसमें क्या करेगी, ये सारे जो है काफी बड़ी चुनौतियां उनके आगे हैं। जी उपेंद्र यादव जी, अगर हम बात करते हैं तो सुशीला कार्की के नेतृत्व में नेपाल की एक बार अंतरिम सरकार तो बन गई है, लेकिन ऐसे में जैन जी की लगातार जो डिमांड्स जो बढ़ रही हैं और अब जो आंतरिक सरकार उस पर प्रेशर बनाया जा रहा है जैन जी की तरफ से कि जितने पॉलिटिकल लीडर हैं और इसी के साथ में जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको भी जेल में डाल दिया जाए, ये कितना संभव आप देखते हैं? देखिए, किसी भी नेपाल में तो एक कानून तो है, कानूनी राज्य है। तो कानूनी राज्य में जब तक किसी को सरकार जेल में बंद नहीं कर सकती है, जब तक कोर्ट से उसे दोषी करार नहीं दिया जाता है, तो ऐसे कैसे बंद करेंगे? उसके लिए उनके ऊपर चार्ज लगाना होगा और वह चार्ज को अगर कोर्ट एक्सेप्ट करे और वह डिसाइड करे तभी न कर सकते हैं। जी। नहीं तो किसी के साथ अगर गुस्से आया, किसी को ना पसंद हुई, सिर्फ उसी के आधार पे तो कोर्ट में बंद नहीं कर सकते, कोर्ट तो नहीं मानेगी। जी उपेंद्र यादव जी, अगर हम बात करते हैं कि पुख्ता सबूत को संकलन करें जी, और जो लोग कल करप्शन में रहे हैं, जिन्होंने हिंसा हत्या किया है, उनके ऊपर मुकदमा चलानी पड़ेगी और मुकदमा चला के अंदर कर सकते हैं अगर कोर्ट ने उसको पनिशमेंट किया तो। उपेंद्र यादव जी, अगर हम बात करते हैं नेपाल में लगातार हम देख रहे हैं कि राजशाही, साम्यवाद और इसी के साथ साथ में लोकतंत्र, नेपाल की जनता ने तीनों का प्रयोग किया लेकिन कोई भी कारगर साबित नहीं हुआ। ऐसे में आगे नेपाल का भविष्य किस और आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है? हम भी देख रहे हैं कि नेपाल और दुनिया में लोकतंत्र का ही भविष्य है। लोकतंत्र का विकल्प बेहतर लोकतंत्र ही होता है। साम्यवाद तो अब गए इतिहास की कहानी बन चुकी है और राजतंत्र को तो जनता ने उखाड़ फेंका है। जो 250 वर्ष की राजतंत्र थी, उससे भी समस्या तो कोई समाधान नहीं हुई। इसलिए लोकतंत्र को ही जो कमजोरियां हैं उसे सुधारते हुए जाना ही बेहतर हो। जी उपेंद्र यादव जी, जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं कि नेपाल में सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, फिर दोबारा बनती हैं, तो बार बार सरकारें गिरने की वजह से जो अस्थिरता आई है, क्या यही एक प्रमुख वजह थी जिस प्रकार से नेपाल में सारे जो इश्यूज हैं वो रेस हुए और इस प्रकार से प्रदर्शन उग्र हो गया और आगे नेपाल की जो अस्थिरता बनी हुई है, इसको आप किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से आर्थिक के साथ साथ में जो कूटनीतिक जो है नेपाल का, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। सही बात है कि नेपाल में पिछले 10 साल में 9 बार सरकार बदली है और राजनीतिक अस्थिरता भी इसका बहुत बड़ी समस्या रही है, जिसके चलते आर्थिक विकास नहीं हो पा रही है।
इसलिए राजनीतिक स्थिरता के लिए हमने जो संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, इसमें बदलाव की जरूरी है। इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरी है जी। और नेपाल में जो है ये वेस्टमिंस्टर मॉडल वाली संसदीय प्रणाली करीब करीब असफल हो चुकी है। इसलिए लोगों ने का यहाँ डिमांड है कि सीधे कार्यकारिणी राष्ट्रपति का चुनाव हो और राष्ट्रपति सरकार बनाए और 5 साल तक चले। उपेंद्र यादव जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि अब जब अंतरिम सरकार बन गई सुशीला कार्की के नेतृत्व में, तो ऐसे में आगे अब चुनावी जो प्रक्रिया होगी नेपाल के आने वाले समय में इलेक्शंस को लेकर के, वो किस तरीके से पारदर्शिता होगी और ऐसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि अगली जो सरकार बनेगी वो कहीं की स्थिर सरकार बन पाए? वो तो अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ी लोगों में विश्वास ही नहीं हो रहा है कि चुनाव होगी कि नहीं होगी। लेकिन हम कहते हैं चुनाव होनी चाहिए। अगर चुनाव होगी तो किस पार्टी की बहुमत होगी, कौन सरकार बनाए, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि नए नए शक्ति, नए नए युवा लोग उभर के आ रहे हैं। पुराने जो राजनीतिक दल है उनके प्रति जनता में थोड़ा सा निराशा है, आक्रोश भी है। तो हमें लगता है कि फिर भी पार्लियामेंट में किसी का मेजोरिटी नहीं होगी। जी, उपेंद्र यादव जी, आपने बड़ा समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।